The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो अभी आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। एंड बिफोर दैट अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप दिसंबर 2021 एंड जून 2022 के मर्ज नेट साइकिल के एग्जाम देने वाले हैं फोरेंसिक साइंस से, तो आप रिविजन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी क्विकली अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एंड एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की दिसंबर 2022 साइकिल में अपीयर होने वाले हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप में कंडक्ट करी जाएंगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 भी पढ़ सकते हैं एंड वी हैव क्लासेस अलॉन्ग विद पेपर 1, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन कि आपको कौन सी क्लासेस चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप एनएफएसयू की एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2023 एंड 2024 साइकिल के लिए, 2023-24 बैच के लिए, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बीएससी फोरेंसिक साइंस एंड फॉर एमएससी फोरेंसिक साइंस। Within a week we are going to close the registrations and फिर उसके बाद आप enroll नहीं कर पाएंगे खुद को and 1 year की preparation आप नहीं कर पाएंगे हमारे साथ। So before that join the classes and start preparing अभी से। नेक्स्ट, अगर आप CUET PG एंड DUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस के लिए 2022 में, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑल कंप्लीटेड, आप फटाफट से रिवीजन करके एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर। सो अगर आप जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव मटेरियल फॉर दैट एज वेल ओनली इन आवर ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप सेमेस्टर क्लासेस चाहते हैं, अगर आप ऑड सेमेस्टर्स में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीएससी या एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर में, तो वी हैव सेमेस्टर क्लासेस एज वेल जिनकी वैलिडिटी 6 months रहने वाली है एंड वी विल हेल्प यू थ्रू आउट योर सेमेस्टर्स, सो यू कैन जॉइन दीज क्लासेस। So first question is, Ted Bundy was an American serial killer who was convicted on the basis of which type of forensic evidence? So you have options: forensic fingerprinting, ballistics, latent fingerprinting, bite marks. So अगर आपको आंसर याद करने में या फिर आंसर गेस करने के लिए टाइम चाहिए, so you can pause this video and you can go through the options and आप एक अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। We are moving forward. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज बाइट मार्क। सो जो ये अमेरिकन सीरियल किलर था टेड बंडी, वेरी फेमस एंड बहुत सारी विमेन्स विक्टिम रही है सीरियल किलर के। सो बाइट मार्क्स ऐसे एविडेंसेस थे जिनकी वजह से ही इस सीरियल किलर को कन्विक्ट किया गया। टॉकिंग अबाउट बाइट मार्क, सो बाइट मार्क कम्स अंडर फोरेंसिक डेंटिस्ट्री या फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, जो कि इन्वॉल्व करता है हैंडलिंग, एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ डेंटल एविडेंसेस। सो जो बाइट मार्क है, इट कम्स अंडर डेंटल एविडेंस एंड हम इसे यूज करते हैं क्रिमिनल जस्टिस केसेस में या क्रिमिनल जस्टिस के लिए। सो इस वजह से इट इज फोरेंसिक डेंटिस्ट्री या फिर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। सो किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में या किसी भी साइंस के एरिया में अगर फोरेंसिक हम लगाते हैं, सो वी आर like that subject and area of science into criminal justice system. सेम में हम असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को टू आइडेंटिफाई द पर्सन विथ ह्यूमन रिमेन्स और विथ फ्रेगमेंटेड बॉडी। सो जब भी मास डिजास्टर के केसेस होते हैं, सो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट एंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिमेन से एंड फ्रेगमेंटेड बॉडी से पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करना होता है। ठीक है, जो डेंटल कलेक्शन होता है, डेंटल एविडेंसेस होते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू करते हैं। इवन वी photograph the evidence, we measure the bite mark as well. So जो bite marks हैं वो patterns भी contain करता है। In our oral cavity is all unique, है ना। हमारी जो mandibular teeth का arrangement है, जो maxillary teeth का arrangement है, ये बहुत ही unique pattern create करता है। सो इसी वजह से हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टडीड इन फोरेंसिक पैलियोलॉजी। सो यू हैव अगेन ऑप्शंस, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सेलेक्ट योर आंसर, यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। सो पोलन एंड स्पोर्स का हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं इन फोरेंसिक पैलियोलॉजी। सो जो फोरेंसिक पैलियोलॉजी है, इट इज द अगेन LOGY, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। तो जब हम फोरेंसिक ऐड कर रहे हैं, तो हम इस पैलियोलॉजी को किस में ऐड कर रहे हैं, जस्टिस सिस्टम में या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सो हम पैलियोलॉजी से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पैलियोलॉजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, सो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेप में बहुत यूनिक होते हैं एंड पर्टिकुलर एरियाज में डिफरेंट टाइप के
फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर क्राइम केसेस में क्या होता है, या तो फिर व्हीकल में या क्रिमिनल की बॉडी में वी माइट फाउंड पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ. अगर मैंने किसी का मर्डर किया है किसी फॉरेस्ट में, एंड उस फॉरेस्ट में कोई पर्टिकुलर टाइप, लेट्स से दिस वन, आई एम स्टार मार्किंग इट हियर. सो ये जो पोलन ग्रेन है उस एरिया में पर्टिकुलरली पाया जाता है, बिकॉज वहाँ जो ट्रीज हैं, प्लांट्स है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लावर्स क्रिएट करते हैं, और उन फ्लावर्स में से यही पोलन, दिस पोलन इज वेरी अबंडेंट इन दैट एरिया. अगेन स्टार मार्क ही करते थे, ये बेटर है. सो अगर मैंने उस एरिया में किसी का मर्डर किया है तो विक्टिम की बॉडी में पोलन ग्रेन्स होंगे. एंड अगर मैंने वहाँ पे अगर मैं बाइसिकल पे गई हूँ तो उस बाइसिकल के टायर्स में, मे बी मेरे क्लोथ्स में, हेयर में, कहीं पे भी ये सेम पोलन ग्रेन्स मिल सकते हैं, या फिर मेरे व्हीकल में मिल सकते हैं. ये हो सकता है कोई 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, या फिर हो सकता है कि मेरे शूज़ में पोलन ग्रेन्स मिल जाए, बिकॉज उस फॉरेस्ट में ये पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो पोलन ग्रेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं क्लीन क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज हम नॉर्मल आई से, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. सो जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ होता है तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है विजुअलाइज करने के लिए. सो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम कनेक्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, एंड देन वी कैन कंपेयर द पोलन ग्रेन्स found on the dead body or found on the victim, and we can compare the pollen grains which is found on the perpetrator or suspect. सस्पेक्ट मतलब वो पर्सन जिसपे हमें शक है. अगर उसकी किसी भी व्हीकल में, कपड़ों में, हेयर में, शूज में, कहीं पे भी ये सेम पोलन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, एंड दैट पर्सन हैव समथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर क्राइम. सो ये पहली एनालॉजी हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bertillonage is a synonymous term to what? So again you have options, you can pause the video, you can select your answer, you can move forward. So correct answer of Bertillonage is anthropometry. So we all know that anthropometry is a system जिसमें हम body measurement से personal identification करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं बॉडी में, एक सेकेंड. ओके, सो दिस इज दी Bertillonage सिस्टम. थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ गई स्लाइड्स के. So what is anthropometry? Anthropometry is also named as Bertillonage system. So इसमें क्या करते हैं, हम 11 measurements लेते हैं. Particularly we used to record 11 measurements of different parts of the body in a card. ठीक है, इसके साथ ही साथ we have to take photographs. पहले photographs लिए जाते थे. Additional physical features भी रिकॉर्ड किए जाते थे, लाइक आईज का कलर कैसा है, हेयर्स का कलर कैसा है, अगर यूनिक कुछ एडिशनल चीज़ है तो वो भी हम ऐड करते थे. एंड हमें ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते थे, एंड जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो ये इन्फॉर्मेशन हम रिट्रीव करते थे इन्हीं क्रिमिनल रिकॉर्ड से. सो दिस इज known as anthropometry and Bertillonage system. हमने इसे Bertillonage system क्यों कहा, क्योंकि जो अल्फोंसे बर्टिलोन थे उन्होंने इन्वेंट किया था. सो बिकॉज ऑफ his invention हम उनका नाम ऐड करते हैं. So you can say anthropometry. Metry is something which is related with measurements, and anthropometry means human body का measurement. So we have here 11 measurements. ठीक. Next question is Sherlock Holmes was a character in the novel of. Again you have options. So let me tell you the answer. You can pause the video if you want to. So correct answer is Sir Arthur Conan Doyle. So he was the person who wrote Sherlock Holmes, जिन्होंने Sherlock Holmes के कैरेक्टर को बिल्ड किया, Sherlock Holmes के कैरेक्टर्स को बनाया. So Sherlock Holmes जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि सर ऑथर कैनन डायल ने क्रिएट किया था अपनी नॉवल में. एंड जो Sherlock Holmes था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटिव पर्सन था या इन्वेस्टिगेटर था, जो कि डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्रिमिनल्स को पकड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ. एंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोरोस्कोपी वाज गिवन बाय हु. सो यू हैव अगेन 4 ऑप्शंस. इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो यू कैन पॉज इट. आई एम गोइंग टू गिव यू द करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एडमंड लोकार्ड. सो एडमंड लोकार्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था पोरोस्कोपी का. एंड आई एम अज्यूमिंग कि पोर्स क्या होते हैं हमारी स्किन में, आप सभी को पता होगा. सो पोर्स आर द टाइनी लिटिल होल्स विच इज प्रेजेंट ऑन दी surface of our palms. So ये क्यों होते हैं? To secrete the sweat, है ना. ये हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर कंट्रोल करने का मेजरमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल और टॉक्सिक मटेरियल गेट एक्सक्रीटेड बाय दीज पोर्स. सो ये जो पोर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एडमंड लोकार्ड, उन्होंने बोला कि दे ऑल आर वेरी यूनिक.
है ना, एंड ये नंबर्स में यूनिक होते हैं, अपनी जगह के प्रेजेंस की वजह से यूनिक होते हैं, मीन्स इनका जो पोजीशन होता है, जो प्लेन होता है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ पोरोस्कोपी वी कैन आइडेंटिफाई सम पर्सन. सो फिंगरप्रिंट से तो हम आइडेंटिफाई करते ही करते हैं, इट इज़ द अल्टीमेट वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन आवर साइंस. बट इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि पोरोस्कोपी भी जो मेथड है उसके थ्रू भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. सो कैसे आइडेंटिफिकेशन? साइंस ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ साइज एंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पोर्स which is present in the human skin on the external openings like sebaceous and sweat glands. ये जो एडमंड लोकार्ड थे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी दिया था, उन्होंने मेथोडोलॉजी दी थी पोरोस्कोपी की 1912. लोकार्ड ने ये भी बोला कि ये फिंगरप्रिंट्स की तरह ही यूनिक होते हैं, परमानेंट होता है, तो इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. Next question we have, ninhydrin reacts with amino acids which is present in the fingerprint to form a colored compound which is called as. So जब हम ninhydrin chemical use करते हैं, जो हमारे sweat में small amount of amino acids present होते हैं, उनसे react करते हैं. So उनसे react करने के बाद एक particular color generate करते हैं ये ninhydrin chemicals. So उनका color क्या होता है, हम उसे क्या कहते हैं? You have again options. So correct answer is D, Rumen's purple. So it creates purple color. Usually we call it Rumen's purple. So अगर purple color option में है तो वो भी correct है, अगर Rumen's purple है तो वो भी correct है. Okay? So जब हम ninhydrin method use करते हैं तो purple color का आपको fingerprint develop होके मिलता है. Again we have like one thing कि straight question आते हैं different types of fingerprint के. तो majorly you can say you found latent fingerprint. आपको क्राइम सीन से या तो लेटेंट फिंगरप्रिंट मिल सकता है, पेटेंट फिंगरप्रिंट मिल सकता है, या प्लास्टिक फिंगरप्रिंट मिल सकता है. ठीक है. सो लेटेंट, पेटेंट एंड प्लास्टिक में डिफरेंस समझो. जो लेटेंट फिंगरप्रिंट होता है ये इनविजिबल होता है. ये क्या होता है? इनविजिबल होता है. हमें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, पाउडर मेथड्स के थ्रू या फिर केमिकल्स के थ्रू इसे डेवलप करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है. सो इनविजिबल फिंगरप्रिंट को हम कहते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट. जो पेटेंट फिंगरप्रिंट होता है इट इज विजिबल फिंगरप्रिंट, जो कि ब्लड की वजह से बना हो सकता है, डस्ट की वजह से बना हो सकता है, पेंट की वजह से बना हो सकता है. दिस इज पेटेंट प्रिंट. जो प्लास्टिक प्रिंट होते हैं ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं, जैसे कि मड में बन सकते हैं, वैक्स में बन सकते हैं, सोप में बन सकते हैं. सो इस तरीके के सरफेस पे जो 3D जो प्लास्टिक प्रिंट्स होते हैं इट जनरेट्स 3D फिंगरप्रिंट्स, लाइक काइंड ऑफ 3D फिंगरप्रिंट्स. सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है लेटेंट, पेटेंट, प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म आर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय व्हिच मेथड. सो हियर वी हैव इन सम इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से हम सीरम प्रोटीन पॉलीमॉर्फिज्म चेक कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी, इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ मेथड जिसमें हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की मेथड्स, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको विजुअलाइज कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम चार्ज पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के यूज कर रहे हैं. सो वी यूज DNA. ठीक है, क्योंकि इसमें भी चार्ज पार्टिकल्स हम इन्हें क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. हम RNA सेपरेट कर सकते हैं, हम प्रोटीन सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, अगर सीरम प्रोटीन हमको क्या चेक, अगर सीरम प्रोटीन में पॉलीमॉर्फिज्म चेक करना है, सीरम प्रोटीन या प्रोटीन सेपरेट करना है, विजुअलाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम बायोमोलिक्यूल्स, याद रखो, बायोमोलिक्यूल्स are separated, identified by the method of electrophoresis. ठीक. Next question is, application of ABO grouping in disputed paternity was first used by which scientist? पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस में या फिर ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि पेरेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर बच्चे का पेरेंट कौन है, वेदर इट इज फादर और मदर, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यूज किसने करी थी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर. सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी, ऑटेनबर्ग. सो इट इज नॉट अ रेलेवेंट मेथड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट्स, राइट, क्योंकि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है इट इज लाइक, आई कैन जस्ट से दैट यूनिक है, बट और भी लोगों का हो सकता है ना. एबीओ ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप, जरूरी नहीं कि आपके बच्चों, ऑफ कोर्स बच्चों के और पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हो सकती है, बट आपके बच्चों के और किसी और पर्सन के ब्लड ग्रुप में भी सिमिलैरिटीज हो सकती है. सो हम ब्लड ग्रुप के बेसिस पे स्ट्रांगली ये
स्ट्रांगली ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स, सो हम ब्लड ग्रुप के बेसिस पे पैटर्निटी डिस्प्यूट के केसेस सॉल्व नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू ही करते हैं। बट इनिशियली जो आइडिया था, इन्होंने ऑटनबर्ग ने बोला कि अरे हम तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के थ्रू भी पेरेंट्स को पहचान सकते हैं, क्योंकि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, ये जो जीन है, इट फॉर मेंडल मेथड ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये मेंडेलियन मेथड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो ऑटनबर्ग को लगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के थ्रू मे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंट्स। Gene which exists an alternate expression at a particular locus is known as, again you have 4 options, one option is the correct one, so you can just pause the video, pick your answer and just move forward. So correct answer is option C, that is allele. ठीक है, आपने ये स्कूल में भी पढ़ा है। सो अलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन होते हैं किसी भी जीन के। फॉर एग्जाम्पल टी इज दी जीन ऑफ हाइट, सो इसके अलील हो सकते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। ये टी का जो एग्जाम्पल है वेरी रिलेटेबल एंड रियली वेरी इजी। ये 3 अल्टरनेट एक्सप्रेशन है, ये 3 अल्टरनेट एक्सप्रेशन है किस जीन के? हाइट वाले जीन के, टी के जीन के। सो जीन्स का जो मल्टीपल एक्सप्रेशन होता है वी कॉल इट अलील। Next question is, the blood alcohol concentration is measured in which method? So you have 4 options here. One option is the correct option. You have to pick one. So correct option for this is option A, weighed by volume percent. So we calculate BAC, that is blood alcohol concentration, in the form of weight by volume percent. ठीक है? So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, you can share it with your friends so that उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, and you can comment as well. So thank you again. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, all the best and take care.